हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग जीपी। आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो अपना पिछले लेक्चर जितने भी थे वो हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड थे, जिसको हम लोग एपी बोलते हैं। एपी में हमने देखा था कि जो नंबर्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस सेम होता है, जीपी में नंबर्स के बीच का रेशियो सेम होता है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन की। तो इसमें आपको लिखना है a sequence of non-zero numbers are said to be in GP if ratio of each term to its preceding term is always same। तो मैंने इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो आपका एक लिखा हुआ है नॉन जीरो नंबर्स। ठीक है, अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स। तो नॉन जीरो का मतलब होता है कि अगर आप किसी नंबर को जीरो लेके चलेंगे तो किसी नंबर को जब डिवाइड करेंगे समथिंग अपॉन जीरो तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए जीपी की पहली कंडीशन है कि कोई भी सेट में नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। फिर मैंने लिखा है इसका रेशियो आपको लेना है कि कोई भी टर्म उससे डिवाइड करना है उसके प्रीसीडिंग टर्म से, तो उसका रेशियो मिलता है। तो मैंने यहाँ लिखा अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स आर सेड टू बी इन जीपी इफ रेशियो ऑफ ईच टर्म मतलब कोई भी टर्म लोगे टू इट्स प्रीसीडिंग मतलब होता है पहले वाले टर्म से, टर्म इज ऑलवेज सेम। अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो सेम आना चाहिए। मतलब ये हो गया कि जैसे अगर हमारे पास T1 T2 T3 T4 ये नंबर सपोज किया जीपी में दिए हुए, ठीक है। अगर ये जीपी में होंगे तो आपका जो रेशियो है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ये थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म अपॉन उससे पहले आएगा थर्ड टर्म, ये हमेशा सेम होना चाहिए। और जो सेम होगा ये नंबर्स, इस सेम नंबर्स को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। जो हमारा यहाँ पे रेशियो, जो उनका जो रेशियो सेम होना चाहिए, तो वो रेशियो जो है वो कॉमन रेशियो बोला जाता है। और इसको जनरली हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे दिस इज ऑलवेज सेम एंड रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मैंने लिखवा दिया, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सी आर, कॉमन रेशियो, ठीक है। एंड जनरली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर, ये आपको ध्यान रखना है, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म जो होता है, फर्स्ट टर्म इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए, जो कि हम लोग एपी में भी रिप्रेजेंट करते थे, तो वैसे ही आप जनरली उसको स्मॉल ए से ही रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है कोई ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर हम जीपी में अगर ये नंबर्स हमारे बढ़ते जाएंगे आगे, यहाँ पे tn होता है, उससे पहले जो हमें नंबर मिलेगा tn-1 होगा, तो आप ये कह सकते हो कि जो r हो जाएगा वो आपका tn अपॉन tn-1 होता है, ठीक है। यहाँ पे n की जो वैल्यू होगी वो आपको दिख रहा है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर आएगा तो n 2 या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बात हो गई कॉमन रेशियो की, जीपी होता क्या है, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल से अगर समझें, तो अगर आपको दे रखा है कि चेक करना है, चेक गिवन सीक्वेंस इज इन एपी और जीपी, ये आपको एक सीक्वेंस दे रखा है जिसमें ऑप्शन आपको दिए हैं 1 3 9 27 डैश। अब ये चेक करना है कि ये सीक्वेंस आपका एपी में है कि जीपी में है। तो आप एक एक करके जब चेक करोगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे एपी के लिए। तो एपी में क्या होता है, डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो 3 - 1 आएगा 2, 9 - 3 आ रहा है 6, तो ये एपी तो नहीं बन रही है। अब बात करते हैं जीपी की। तो जीपी में क्या करेंगे, रेशियो चेक करेंगे। तो रेशियो क्या आएगा, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कितना आएगा, 3। इसी टाइप से थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म 3 आएगा। इसी टाइप से फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म तब भी 3 आ रहा है। तो आपने बोला इसमें आर जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 आ रहा है, इट मींस ये गिवन सीरीज जो है वो जीपी में हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि
जब भी आपको चेक करना है कि जीपी है कि नहीं, तो केवल कॉमन रेशियो आपको चेक करना है, ठीक है। चलो तो इसको आप नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नए पार्ट पे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी स्टैंडर्ड जीपी के लिए कि स्टैंडर्ड जीपी होता क्या है। अब जैसे आपने स्टैंडर्ड एपी किया हुआ था, तो एपी के लिए आपको मालूम है कि रिक्वायरमेंट किसकी थी, फर्स्ट टर्म की और कॉमन डिफरेंस की। वैसे ही स्टैंडर्ड जीपी के लिए भी आपको फर्स्ट टर्म चाहिए होगा, साथ में कॉमन रेशियो चाहिए होगा। अगर हमें कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म मालूम है तो हम किसी भी मतलब सीरीज को हम लोग जीपी के फॉर्म में बना सकते हैं और कितने भी नंबर उसमें लिख सकते हैं। तो अपनी अगली हेडिंग आती है स्टैंडर्ड जीपी, ठीक है, स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसमें हम लोग लेके चलते हैं लेट फर्स्ट टर्म इज स्मॉल ए एंड कॉमन रेशियो इज स्मॉल आर, देन जीपी इज ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डेल डैश। ये हमारी स्टैंडर्ड जीपी होती है। जब कभी भी अगर हमें लगता है किसी क्वेश्चन में हमें 2 टर्म जीपी के लेने हैं, तो हम इन्हीं में से एज्यूम करेंगे। अगर ठीक है, तो अपने रिक्वायरमेंट है, जैसे कहीं पे आपको लग रहा है कि जीपी के इतने नंबर्स हैं तो हमें जरूरत होगी तो इसमें से एज्यूम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड जीपी रहती है। अब इसमें आता है हमारा एक फॉर्मूला। इसमें आपको ध्यान ये रखना है, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ए फर्स्ट टर्म हमारा ए हो गया, ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये हमारा फोर्थ टर्म। ऐसी प्रोसेस चलता रहेगा। अब फॉर्मूला बनता है nth टर्म के लिए, nth टर्म ऑफ जीपी, या इसको बोलते हैं हम लोग जनरल टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, तो जनरल टर्म का मतलब क्या होता है, जो सीरीज में हमारा nth टर्म होता है वो जनरल टर्म बोला जाता है। तो आप लिखोगे इसमें nth टर्म, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं tn, इज कॉल्ड जनरल टर्म, एंड tn is equal to a into r power n minus 1, एंड tn is equal to a into r power n minus 1। ये अपना जनरल टर्म हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला है। इसमें आपको स्पेशली याद ये रखना कि a अलग है, r अलग है। जो पावर है वो r के ऊपर है, a के ऊपर नहीं है, तो a केवल मल्टीप्लाई किया गया। a हमारा फर्स्ट टर्म है, r उसमें कॉमन रेशियो है। तो आपको ये याद रखना है कि वेयर a इज इक्वल टू हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, r हमें कॉमन रेशियो हो गया, n का मतलब रहेगा नंबर ऑफ टर्म, एंड tn जो रहेगा वो इसका nth टर्म होगा। जब भी हमें कोई टर्म पर्टिकुलर निकालना होगा तो tn लिखते हैं, और जिस टर्म की बात करते हैं वो हमारा n होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक रिजल्ट और इसमें बनता है कि इफ लास्ट टर्म, या एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसमें हमारे पास दिख रहा है कि ये हमारा जो फॉर्मूला है वो 4 चीजों का रिलेशन है, जिसमें tn है, a है, r है और n है। अगर इन 4 में से कोई भी 3 चीजें दे रखी होंगी है और एक चीज अगर एब्सेंट है, तो हम उसको फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो चाहे a हो सकता है, या r हो सकता है, या n हो सकता है, या उसका tn हो सकता है। तो हम लोग एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, फाइंड 10th टर्म ऑफ सीक्वेंस 1, 1/2, 1/4, 1/8 डेट एस। ये आपको सीक्वेंस दे रखा है। तो पहला काम हमारा शुरू होगा कि पहले ये चेक करें कि ये एपी है कि जीपी है। तो सबसे पहले आपने लिखा सोल्यूशन में कि हमें फर्स्ट टर्म देखते हैं क्या है, ए हमारा है 1। अब हम अगर देखते हैं कि अगर जीपी टॉपिक कर रहे हैं तो जीपी को ही चेक करते हैं। तो जीपी चेक कैसे करी जाएगी, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कितना आएगा, 1/2। इसी को लिखेंगे थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, तब भी 1/2। और एक बार और चेक कर लेते हैं, थर्ड टर्म अपॉन फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, तो भी 1/2 आ रहा है। तो आपको कंफर्म हो गया आर हमारा कितना 1/2 है। पूछा गया है 10th टर्म, तो n आप लेके चलोगे 10, और पूछा गया है t10, ये आपको पूछा गया। ठीक है, तो आप लोग फॉर्मूले को यूज करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है tn इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला हमने यूज किया tn इक्वल टू a इंटू r पावर n माइनस 1। जो गिवन वैल्यूज है वो रख दी, तो ये बन जाएगा t10 इज इक्वल टू a हमारा 1 है, r की जगह 1/2 पावर 10 माइनस 1। ठीक है, तो 1/2 की पावर 9 आ जाएगा, जिसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 9। अगर ये 2 टू दी पावर 9 अगर छोटा नंबर है तो आप कैलकुलेट करके लिख देना। अगर कोई बहुत बड़ा नंबर हो तो आप कैलकुलेट मत करना, आपको ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन हमें कैसे दिए, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा।
ठीक है, तो मैंने आपको इस फॉर्मूले पे एक छोटा सा क्वेश्चन बताया कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। उस फॉर्मूले में क्या होगा, ये फॉर्मूला तो हो गया, पर्टिकुलर टर्म आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन अगर आपको लास्ट टर्म दे रखा है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए फॉर्मूला है कि इफ लास्ट टर्म इज गिवन। ठीक है, तो अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। अगला फॉर्मूला है आपका इफ लास्ट टर्म ऑफ जीपी इज गिवन, है ना, तो उसके लिए, तो लास्ट टर्म के लिए एल दिया होता है, लास्ट टर्म बोलते हैं हम लोग एल को, इफ लास्ट टर्म एल इज गिवन, तो हमारे पास जीपी कैसी होगी, तो जीपी हमारे पास होगी ए आर स्क्वायर डैश एल। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि 99% क्वेश्चनों में जब लास्ट टर्म दिया होता है तो एन नहीं दिया होता, तो आपको एन फाइंड करना होता है। ठीक है, तो लास्ट टर्म दिया होगा तो टी एन की जगह आप एल को यूज करोगे, तो फॉर्मूला बनेगा टी एन की जगह एल आ गया, तो एल इक्वल टू ए इंटू आर पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो मैंने क्या किया इस फॉर्मूले में, केवल बेटा टी एन की जगह पे एल रख दिया। अब आप देखोगे फॉर्मूला वही है, मैंने आपको बताया कि जब भी लास्ट टर्म दिया होता है तो 99% क्वेश्चनों में एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, तो वो तो हम जब कैलकुलेशन करेंगे और कंपेयर करके उसको सॉल्व करेंगे, तो वो अभी आगे हम आपको डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन को। आप पहले इसको नोट करो, इसमें आपका ए हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, आर जो हमारा है कॉमन रेशियो हो जाएगा, एन हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है, और एल हमारा लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म हमें दिया होगा, तो जो भी इसमें से पूछा जाएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं इसको एक क्वेश्चन लिखता हूँ, तब इस पर आगे बढ़ते हैं। सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें लिखा है विच टर्म ऑफ द सीरीज -1/27, 1/9, -1/3 इज 729। ठीक है, आपसे पूछा गया कौन सा टर्म इसका 729 है। तो हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे, वो है -1/27। आर इसका चेक करेंगे, तो आर आप देख रहे हो सेकेंड टर्म लिखोगे, अपॉन में फर्स्ट टर्म, तो कैलकुलेशन से -3 आ रहा है, इसको सॉल्व करके इसी टाइप से एक बार और चेक कर लेना, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, तो भी -3 आ रहा, तो कंफर्म हो गया आर हमारा -3 है। लास्ट टर्म आपको दे रखा है 729, और एन इसमें पूछा गया विच टर्म मतलब होता है एन फाइंड करना। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस फॉर्मूले में जब वैल्यू रखोगे तो एल की जगह आ गया 729 इज इक्वल टू ए आपका लिखा है -1/27, आर आपको दिया हुआ है -3 पावर n -1। ठीक है, अब आती है बात कैलकुलेशन की, तो आपको इसमें कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि दो नंबर जो है 729 और साथ ही साथ माइनस का 27, ये दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सॉल्व करते चलो तो आपको समझ आ जाएगा। 729 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 6, है ना, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो 3 के फॉर्म में मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको दिख रहा है आर यहाँ 3 है, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें 3 की जरूरत पड़ेगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 3 की पावर 9, और माइनस को भी इधर भेज दिया तो माइनस आ जाएगा, -3 की पावर n -1। अब आपको दिख रहा है माइनस यहाँ ब्रैकेट में है और इसमें माइनस बाहर है, तो ये कंपेयर नहीं हो सकता। तो कंपेयर करने के लिए इस माइनस को आपको -3 के पास भेजना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर। तो आपको दिख रहा है इसकी पावर ऑड है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -3 की पावर 9। लेकिन अगर 9 की जगह इवन नंबर होता, अगर 10 होता, तो ऐसा नहीं लिख सकते थे, तो फिर हम कंपेयर नहीं कर पाते। लेकिन फिलहाल आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ऑड नंबर है, इसलिए माइनस को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, तो दिक्कत नहीं आ रही कंपेयर करने में। अब आपका बेस सेम हो गया, कंपेयर करोगे तो 9 इक्वल टू n -1 आएगा, तो n इक्वल टू 10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जब भी लास्ट टर्म दिया होगा तो ये क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करना होगा। एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट और होती है, कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे एग्जाम में, वो एपी के भी टॉपिक में मिलेंगे और जीपी के भी टॉपिक में, जिसमें आपसे कहा जाएगा लास्ट से 5th टर्म निकालो। तो जब भी बात हम ये करते हैं कि अगर जैसे हमारे पास दे रखा है 1 2 3 से लेके और लास्ट में 99 लिखा हुआ है, और हम लोगों से कहा जाए स्टार्टिंग से 5th टर्म निकालो, तो हम लोग फर्स्ट टर्म को ए लेके चलते हैं, कॉमन डिफरेंस 1 लेके चलते हैं। ये एपी की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आपसे कहा जाए एपी में कि एंड से 5th टर्म निकालो, तो हम लोग फर्स्ट टर्म क्या लेंगे, 99, कॉमन डिफरेंस आगे बढ़ने पर +1 हो रहा था, तो बैक साइड से आएगा -1। तो आपको जो काम मैंने एपी में किया था कि अगर आपको एंड से कोई टर्म पूछा जाएगा तो आप एंड से चलोगे आगे,
तो आप लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट टर्म लेके चलेंगे तो उससे सॉल्व हो जाएगा। मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन लेके चलता हूँ, उस क्वेश्चन से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप इसको तब तक नोट कर रहे हो, मैं एक बार नया क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, जिसमें आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज। ये आपको एक सीरीज दे रखा है जिसका एंड टर्म दे रखा है और आपको एंड से थर्ड टर्म पूछा गया है। तो मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि जब भी ये वर्ड आता है आपके किसी क्वेश्चन में एंड से, तो आपको क्या करना है, सीरीज यहाँ से स्टार्ट करनी है, यानी कि फर्स्ट टर्म आप इस वाले नंबर को लेके चलोगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो सोल्यूशन देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन में आपको दिया है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो ए बनेगा वो कितना है। तो ए मैंने कहा एंड से लेना है तो 162 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हम लोग जो आर है हमारा, आर इधर से चलेंगे तो हमें आर कैसे मिलता था, ये अपॉन ये। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम आर जो है स्टार्टिंग से निकाल सकते हैं, लेकिन हम लेंगे उसका अपोजिट। मतलब क्या हुआ, आर अगर हम स्टार्टिंग से चेक करें तो आर हमारा कितना होना चाहिए था, सेकेंड टर्म अपॉन थर्ड टर्म, यानी कि इसको 2 कैंसिल हो गया, 27/9 यानी कि 3/2 हो जाएगा। अगर इसको हम कैंसिल करेंगे 3 से, तो 3 से 2 कैंसिल होगा, ये 9 से आपका कैंसिल हो जाएगा, 9 से ये 3 आ रहा है, सॉरी, सीधे सीधे आप लिख सकते हो, ये आपका 27/9 आ गया, तो 3 आ गया। इसी टाइप से आप ये भी एक बार चेक कर लेना, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म लेके चलोगे तो 9/3 आएगा, तो भी 3 आएगा। तो आपको ये पता चल गया कि आर जो हम ले रहे हैं वो स्टार्टिंग से हमारा 3 है, तो अगर आप एंड से चलोगे तो आर जो होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि आर हमारा एंड से अगर बात करें आर की, तो हमारा कितना होगा 1/3। तो हमारा ए हो जाएगा एंड से, ये हमारा एंड से ए हो गया 162 और आर हो गया 1/3। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया अपने को एंड से थर्ड टर्म फाइंड करना है। तो हमारा ए हो गया, आर आ गया। अब हमारा थर्ड टर्म क्या होगा इसमें, तो आपने लिखा है यहाँ पे एंड से। ठीक है, ध्यान लिख दिया, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, तो ये आपका आ जाएगा थर्ड टर्म इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n-1। ठीक है, n-1 आर की पावर हो जाएगा n-1। जब आपने इसको लिख दिया तो आप वैल्यू रखोगे, तो आपको मालूम है जब एंड से थर्ड टर्म है तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया 162, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, तो आ जाएगा 162 इंटू आर की वैल्यू 1/3 की पावर 3-1, यानी कि 162 इंटू 1/3 इंटू 1/3। इसको 3 से कैंसिल किया तो आ जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है, 5 आ जाएगा और 5 के बाद 54, ये कैंसिल करोगे आप तो 1 आ जाएगा और 18। तो आपको दिख रहा है आंसर क्या आएगा 18 टर्म। तो अगर आपसे इसमें पूछा गया है कि थर्ड टर्म हमें एंड से बताना है, तो आप इधर से देखोगे थर्ड टर्म आपका 18 आएगा। तो मैंने आपको अभी बताया कि इसी टाइप से आप अगर एपी के क्वेश्चन भी हो तो भी आपको यही काम करना है। जीपी और एपी में डिफरेंस ये होता है कि जैसे आप एपी की बात करते हो और डिफरेंस आप देखते हो एंड से अगर बात करते हो, तो पहले स्टार्टिंग से अगर मान लेते हैं +2 आ रहा है, तो एंड से क्या होगा -2 हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट साइन हो जाएगा, मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अगर स्टार्टिंग से प्लस से आगे बढ़ रहा है तो एंड से माइनस से वापस आएगा, स्टार्टिंग से अगर माइनस हो रहा है तो एंड से प्लस होगा। उसी टाइप से जीपी में जब हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग में अगर हमारा 4 आ रहा है स्टार्टिंग से, तो एंड से 1/4 होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। स्टार्टिंग से 1/4 है तो एंड से हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें पहला क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं इसी के बाद में सेकंड वाले क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए। तो सेकंड जो क्वेश्चन हमारा है उसमें आपसे बोला गया है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म, विच टर्म ऑफ द जीपी इज दिस। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन से पहले, वो इसी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें नेगेटिव वाले पार्ट को कंपेयर करना था। मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए दिया है कि आप पॉजिटिव को कैसे कंपेयर करोगे वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो सोल्यूशन हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन के लिए। तो आपको दिख रहा है विच टर्म ऑफ द जीपी, तो विच टर्म मतलब हो गया एन आपको फाइंड करना है, ए आपका कितना है √3। आर की बात करें तो आर मैंने कहा था 2 बार जरूर चेक करना, तो एक आएगा 3/√3, मतलब √3 इंटू √3/√3, ये कैंसिल हुआ तो √3 आ गया। एक बार और चेक कर लो, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड, तो भी आपका √3 आ रहा है। ठीक है, और लास्ट टर्म आपको एल दे रखा है इसमें 729। अब फॉर्मूला लगाओगे इसमें लास्ट टर्म के लिए, L इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n-1, तो बन जाएगा 729 इज इक्वल टू
a आ गया √3 और r हो जाएगा √3 की पावर n-1, n हमें फाइंड करना था। अब हम इसको चेंज करके लिखेंगे 729 जो होता है वो क्या लिखा जाएगा, 3 की पावर कितना होता है 6, तो 729 को लिखेंगे 3 की पावर 6, इसको लिखेंगे 3 की पावर 1/2, इसको भी लिख देंगे यहाँ पे ब्रैकेट में 3 की पावर 1/2 की पावर n-1, ठीक है। अब इस नंबर को डिवाइड करोगे तो पावर डिवाइड करने पर क्या होता है माइनस हो जाएगा, तो फिलहाल मैंने डिवीजन के फॉर्म में लिख दिया इसको, ये दोनों मल्टीप्लाई होके n-1/2 आएगा, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 - 1/2 = 3 की पावर n-1/2, ठीक है। इसको हम लोगों ने कंपेयर किया, तो कंपेयर करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, इसका एलसीएम ले लिया तो 12 - 1 तो 11/2 = 3 की पावर n-1/2। कंपेयर करोगे तो 11/2 = n-1/2, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो गया तो बन गया 11 = n-1, n = 12। तो आपसे पूछा गया था इसमें विच टर्म ऑफ जीपी इज 729, तो आप बोलोगे इस जीपी में अब अगर हम 12th पोजीशन पे पहुंचेंगे तो हमें नंबर जो मिलेगा वो 729 मिलेगा, तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पोजीशन जो है 729 की इज 12th पोजीशन हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने बोला है द pth टर्म ऑफ द सीरीज 1 2 4 8 डेडेस एंड 256 128 64 डेडेस आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। मतलब यहाँ पे दो सीरीज दे रखी है, दोनों सीरीज का pth टर्म यहाँ पे इक्वल बोला गया, तो जब pth टर्म इक्वल है तो हम दोनों के लिए अलग अलग सीरीज का फर्स्ट टर्म अलग अलग लिखेंगे, दोनों का कॉमन रेशियो अलग अलग लिखेंगे और pth टर्म निकाल के दोनों को इक्वल करेंगे, इसको सॉल्व करके हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब दोनों में नंबर ऑफ टर्म आपको p लेने हैं। तो अगर हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसमें, तो आपको दिख रहा है ए हमारा पहले जो सीरीज है, मैं सीरीज लिख देता हूँ 1 2 4 8 डेडेस, ठीक है। ये हमारा एक सीरीज हो गई, दूसरी सीरीज दे रखी है 256 128 64 डेडेस। अब ये हमारी दो अलग अलग सीरीज हैं, तो इसमें आप देखोगे ए हमारा जो दे रखा है वो 256 है, इसमें आर निकालेंगे तो आ जाएगा 128/256 यानी कि 1/2, ठीक है। या फिर हम चेक करें 3/2 तो भी 1/2 आ रहा है, ठीक है। और n की पोजीशन पे आपको p लेना है, निकालना है इसमें pth टर्म, ये फाइंड करना है। इस वाले पार्ट में देखते हैं तो हमारा जो कैपिटल ए है, फर्स्ट टर्म हम कैपिटल ए लेते हैं वो 1 है, कैपिटल आर निकालें तो 2/1 2 आएगा, या 3/2 करेंगे तो भी 2 आएगा, ठीक है। n की जगह इसमें भी p लेना है और इसका भी pth टर्म कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दोनों का pth टर्म क्या है, इक्वल है, तो हम पहले दोनों के pth टर्म निकालते हैं। तो pth टर्म यहाँ से निकालेंगे तो tp = आएगा a × r की पावर p-1, इसमें से tp अगर निकालेंगे तो आ जाएगा a × r की पावर p-1। ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो इक्वल है तो बन जाएगा a × r की पावर p-1 = a × r की पावर p-1, ठीक है। ये कैपिटल ए से आप स्मॉल ए को डिवाइड कर दो या स्मॉल ए को कैपिटल ए से, वो आपकी चॉइस है। तो मैं कैपिटल ए को इधर डिवाइड कर रहा हूँ, आर को इधर डिवाइड कर रहा हूँ, तो आप लिख सकते हो आर p-1 अपॉन स्मॉल आर p-1 पावर में = a अपॉन कैपिटल ए, ठीक है। यानी कि इसको लिख सकते हैं हम आर अपॉन स्मॉल आर पावर p-1 = a अपॉन कैपिटल ए। सारी वैल्यूज रख देते हैं। कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है, तो 2 अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू 1/2 है, पावर बन जाएगा p-1 = a आपको दिया है स्मॉल में 256 अपॉन ऑफ कैपिटल ए दिया है 1। तो ये सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 4, उससे बन जाएगा 2, ये 2 ऊपर जाएगा इसमें, तो ऊपर बन जाएगा 4 पावर p-1 = 256। अब इसको आप चेंज कर दो 2 के फॉर्म में तो आ जाएगा 2 की पावर 2p-2 = 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना आएगा 256, तो 256 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 8, है ना। तो ये बन जाएगा 2 to the power 8, तो बन जाएगा कंपेयर करने पर बेस सेम है, तो 2p - 2 = 8, 2p = 10, तो p = आ जाएगा 5। तो आपको दिख रहा है कि अगर ये दोनों सीरीज अगर हम लेके चलेंगे तो फिफ्थ टर्म दोनों सीरीज का सेम आएगा। इसमें भी अगर हम देख रहे हैं कि नंबर्स इंक्रीज कर रहे हैं
इसमें नंबर डिक्रीज कर रहे हैं, तो आप फिफ्थ पोजीशन पे पहुंचोगे तो दोनों के जो टर्म आएंगे वो सेम आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस थे जिसमें हम लोगों ने कि कैसे उसके एन टर्म को या कैसे लास्ट टर्म के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे उसको डिस्कस किया। अब हम लोग इसके आगे और नए क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं और साथ ही साथ अगर किसी नई प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही से पहले हम लोग क्वेश्चंस और ज़्यादा करते हैं इस पर भी। अब ये नए 3 क्वेश्चन और लिखे हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है सेकंड टर्म ऑफ जीपी इज 2 एंड इट्स फिफ्थ टर्म इज 16, फाइंड द सीरीज एंड इट्स एट टर्म। आपको याद होगा कि हम लोगों ने एपी वाले जब क्वेश्चंस किए थे तो एपी में मैंने आपसे कहा था जब भी टर्म की बात की जाती है और उसमें अगर फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस नहीं दिया होता तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। सेम चीज़ आपको जीपी में भी अप्लाई करना है। अगर जीपी में टर्म की बात हो रही है और अगर उसमें फर्स्ट टर्म या कॉमन रेशियो नहीं दिया हुआ है तो आप सबसे पहले उसी को एज्यूम करोगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन में आपसे इन्होंने दे रखा है कि सेकंड टर्म जीपी का वो 2 है, तो हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन कि लेट फर्स्ट टर्म जो है हमारा वो स्मॉल ए है एंड कॉमन रेशियो हमारा स्मॉल आर है। अब क्वेश्चन में बोला गया सेकंड टर्म वो आपका कितना है 2 दे रखा है, तो टर्म जब भी निकालते हो तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था Tn इक्वल टू होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1। मतलब जो भी आपको टर्म निकालना है r की पावर में एक कम करके आपको लिखना होता है। ठीक है, r की पावर में एक कम करके लिखना होता है। तो हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा a इंटू आर की पावर, यहाँ 2 है तो कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a इंटू आर इक्वल टू 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, अब इसमें बोला गया है एंड इट्स फिफ्थ टर्म इज 16, तो फिफ्थ टर्म यहां से निकालते हैं तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा 16। मतलब डायरेक्ट लिखा है फिफ्थ टर्म को क्या लिखोगे a इंटू आर की पावर 4 इक्वल टू 16। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आपको याद होगा कि एपी वाले क्वेश्चंस में जब हमें a और d निकालना होता था तो हम सीरीज को प्लस या माइनस करते थे, तो हमारे पास 2 इक्वेशन बनती थी जो हम प्लस या माइनस करके a और d निकालते थे। बट यहाँ पे आपको चीजें दोनों प्रोडक्ट में दी हैं तो हम डिवीजन करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो देखो क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड किया तो सेकेंड इक्वेशन है a इंटू आर की पावर 4, ये आपको दिया a इंटू आर इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, a कैंसिल हो गया, r की पावर 3 इक्वल टू 8, तो r की वैल्यू आपकी 2 आ रही है। ये आपका कॉमन रेशियो निकल के आ गया कि r की वैल्यू 2 होगी। अब हम बात करते हैं a के लिए, तो इसको r को पुट करोगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये बन जाएगा आपका a इंटू 2 इक्वल टू 2, तो आपका कैंसिल होके a इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो दोनों चीज हमारे पास आ गई, फर्स्ट टर्म भी आ गई और कॉमन रेशियो भी आ गया। अब आपसे पूछा गया जीपी निकालो, तो जीपी का पार्ट यहाँ पे 2 पार्ट पूछा ना, फाइंड द सीरीज, सीरीज मतलब हो गया जीपी बताओ। तो जीपी के लिए आप स्टैंडर्ड जीपी क्या होती है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डेड, ये स्टैंडर्ड जीपी है। तो इसमें वैल्यू पुट करते चलो, तो a 1 हो जाएगा, ये 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 स्क्वायर, ये 1 इंटू 2 क्यूब, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 4 8 डेड। ये हमारी स्टैंडर्ड जीपी मिल गई जो हमसे एक आंसर पूछा गया। अब इसमें सेकंड आपसे पार्ट पूछा गया है कि फाइंड इट्स एट्थ टर्म, तो एट्थ टर्म की बात हो रही है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एट्थ टर्म के लिए, तो एट्थ टर्म मतलब T8, तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया क्या लिखना है, जितना भी नंबर यहाँ होगा r की पावर में एक कम कर दोगे तो 7 आ जाएगा। तो ये आपका कितना है यहाँ पे 1 और ये 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 को आप सॉल्व कर लोगे, तो 2 की पावर 7 को जो मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी नंबर आपको मिलेगा वही उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 128। ठीक है, तो ये आपका 128 आंसर। तो क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी गई थी, सीरीज वो भी निकाल लिया और एक पर्टिकुलर टर्म पूछा गया था वो भी निकाल लिया। हमेशा आपको याद रखना है जब भी टर्म के बेस्ड क्वेश्चन होंगे ए और आर नहीं दिया है तो एज्यूम करना है, फॉर्मूला लगाना है, फिर क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी उसके अकॉर्डिंग चलते जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ए और आर जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोडक्ट में है, इसलिए हम लोगों उसको डिवीजन करके डिवाइड करके हमने उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। अगर ये प्लस या माइनस से कनेक्टेड होते हैं तो हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन से इक्वेशन वाले मेथड को सॉल्व करके अपना आंसर निकालते थे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 4। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की जो लैंग्वेज है उसको एक बार आप ध्यान से पढ़ोगे। उस लैंग्वेज में आपको दिया है इफ द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4
देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, अब स्टार्टिंग के एक टर्म उसमें दे रखा है थर्ड वाला, और आपसे फर्स्ट 5 टर्म का प्रोडक्ट पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम के जेईई मेंस के हिसाब से भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें भी मैंने आपसे कहा जब भी आपको टर्म की बात की जाए, अगर कोई ए और आर नहीं दिया है तो एज्यूम करना। तो आपने लिख दिया लेट जो है फर्स्ट टर्म आपका स्मॉल ए है और कॉमन रेशियो आपने स्मॉल आर ले लिया। ठीक है, अब आपने लिखा इसमें थर्ड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म आपका क्या बनेगा a इंटू आर की पावर 2, ये आपको दिया है, कितना दिया है 4। तो ये आपकी इक्वेशन 1 होगी कि आपको a इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू 4 दे रखी है। अब बोला गया फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। तो आपको याद होगा कि जब भी जीपी में फर्स्ट टर्म a होता है, कॉमन रेशियो r होता है, तो इसके 5 टर्म क्या होते हैं, तो जीपी हमेशा जो बनती है वो क्या बनती है, स्टैंडर्ड जीपी a आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4 डेल्टा एस। अब आपको दिख रहा है स्टैंडर्ड जीपी में ये स्टार्टिंग के 5 टर्म होते हैं, जिसमें से थर्ड टर्म जो है ए आर स्क्वायर वो आपको गिवन है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया है कि इन सभी का प्रोडक्ट बताओ। तो आपको ए मल्टीप्लाई करना है सेकेंड वाले टर्म से, मल्टीप्लाई करना है थर्ड वाले को, मल्टीप्लाई करना है फोर्थ टर्म को, मल्टीप्लाई करना है फिफ्थ टर्म को। तो ए कितने आएंगे इसमें 5, तो आप लिखोगे ए टू दी पावर 5, आर की पावर में ऐड हो जाएंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, तो बन जाएगा ए टू दी पावर 5 इंटू आर की पावर 10। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे चेंज करके ए इंटू आर स्क्वायर की पावर 5, है ना। 5 दोनों में कॉमन था तो बाहर 5 कर दिया और अपना बचा हुआ पार्ट अंदर लिख दिया। अब आपने यूज कर लिया इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 1 में ए आर स्क्वायर आपको 4 दिया था, तो आंसर बन जाएगा 4 पावर 5। ठीक है, यानी कि आपका जो आंसर यहाँ पे मिलेगा वही आपका ये फाइनल आंसर हो गया। ये आपका फाइनल आंसर जो है 4 पावर 5 आया। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि आपको इसमें एक टर्म दे रखा था थर्ड वाला, और ए और आर का आपको अगर आप ए और आर की वैल्यू निकालना चाहो तो हम लोग वैल्यू नहीं निकाल पाते इसमें, क्योंकि एक इक्वेशन से दो चीज़ों की वैल्यू नहीं निकलती है। उसके लिए हमें एक दूसरे और टर्म की जरूरत पड़ती। तो इसमें हमने स्टैंडर्ड जीपी को लेके जो रिजल्ट दे रखा था उसका यूज करके डायरेक्ट अपना आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे सभी लोग। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 के सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की जो लैंग्वेज है उसमें आपको दे रखा है द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म ऑफ जीपी। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, फर्स्ट 2 टर्म का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, उसका सम दे रखा है -4 एंड इट्स फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, फाइंड जीपी। इसमें ही बात टर्म की हो रही है, केवल टर्म दे रखे हैं तो आपको ए और आर एज्यूम करना पड़ेगा। तो शुरुआत हम लोग क्वेश्चन की जब करेंगे तो आपने लिखा है इसमें लेट फर्स्ट टर्म जो है वो स्मॉल ए हो गया और कॉमन रेशियो आपका स्मॉल आर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है वो बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। तो फर्स्ट 2 टर्म हो गया t1 प्लस t2, कितना है आपको बोला गया इज -4। द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म ऑफ जीपी इज -4, ये आपकी पहली इक्वेशन हुई। एंड आगे दे रखा है एंड इट्स फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। ये आपको दो रिलेशन दे रखे हैं। मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि अगर आपको ए और आर की वैल्यू निकालनी है तो आपको दो रिलेशन दे रखे होंगे। तो फिलहाल इसमें आपको दिख रहा है दो रिलेशन है। अब हम लोग वैल्यू रखते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा कितना होगा ए, और सेकंड टर्म क्या बन जाएगा ए आर। ठीक है, इज इक्वल टू -4, ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। यहाँ फिफ्थ टर्म क्या बनेगा ए इंटू आर की पावर 4 इज इक्वल टू थर्ड टर्म बन जाएगा ए इंटू आर की पावर 2। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो कि हमारा ए कैंसिल हो रहा है। वैसे तो कैंसिल नहीं करना चाहिए, तरीका ये है कि मैथ्स में हम लोग कैंसिल नहीं करते हैं, हम लोग क्या करेंगे इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे। तो क्या बनेगा, या इसको इधर ट्रांसपोज कर लूँ, तो ट्रांसपोज करेंगे पूरे सिस्टम को, क्या बनेगा ए आर की पावर 4 -4 ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा है ए आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो बचेगा आर स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। तो आपका रिजल्ट आ गया ए आर स्क्वायर और ये आएगा आर -2 और आर +2 इक्वल टू 0। अब या तो यहाँ से ए 0 होगा या फिर आर 0 होगा या आर की वैल्यू 2 होगी या आर की वैल्यू -2 होगी। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि किसी भी जीपी में
ना तो कभी हम फर्स्ट टर्म को 0 लेते हैं और ना ही कॉमन रेशियो को 0 लेते हैं, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। केवल ये दो रिजल्ट हमारे सही हैं कि हम आर की वैल्यू या तो +2 लेंगे या फिर -2 लेंगे। तो ये हमें आर की वैल्यू मिल गई। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड थी बेसिकली, और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब हमने इसमें पुट कर दिया r इक्वल टू 2 को, तो r इक्वल टू 2 रखेंगे तो a प्लस 2a इक्वल टू -4, 3a इक्वल टू -4, तो a की वैल्यू आ गई -4/3। ये आपका a निकल आया। तो आपको दिख रहा है कि हमारा a जो आया है पहला -4/3, r हमारा 2 आया, तो gp क्या बनेगी, इसमें आपसे पूछा गया है इसमें फाइंड gp, तो gp हमारी क्या होती है ar स्क्वायर डेड, इसमें वैल्यू रख देंगे तो -4/3, इसमें आ जाएगा -4/3 इंटू 2 और -4/3 इंटू 4 डेड। ये आपका पहला आंसर हो गया। इसी टाइप से आपने पुट कर दिया इसमें r इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसमें जो r इक्वल टू -2 है वो इक्वेशन 1 में रखोगे तो क्या आएगा a माइनस 2a इक्वल टू -4, यानी कि -a इक्वल टू -4, तो a इक्वल टू आ जाएगा 4। a इक्वल टू 4 है और आपका -2 है, तो gp क्या बनेगी यहाँ से, तो gp के लिए आपने इसमें फिर से वैल्यू रख दी, तो आंसर आएगा a की जगह रखोगे 4, अगला बन जाएगा 4 इंटू -2, अगला बन जाएगा 4 इंटू -2 स्क्वायर। इस तरह से ये जीपी मिलेगी। तो आपके पास में दो आंसर जीपी के आ रहे हैं, इसको आप कैलकुलेशन कर लोगे। ये आपकी पहली जीपी हो गई यहाँ पे, ठीक है, और ये आपकी सेकंड जीपी हो गई। तो आपके आंसर दो आ रहे हैं इसमें। दो आंसर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उसमें आपके पास आर की दो वैल्यूज आ रही है, एक प्लस में आ रही थी, एक माइनस में आ रही थी। इस वजह से आपको दो जीपी इसमें फाइंड मिल रही है क्वेश्चन में, तो आपको दोनों ही आंसर में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो एग्जांपल्स हमें डिस्कस किए हैं आपको समझाने के लिए, वो हमारे 6 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन के बाद में एक दो एग्जांपल्स हम आपको और समझाते हैं, फिर जिससे कि आप अपने जो भी आपको असाइनमेंट मिलेगा उसको क्वेश्चंस आप ट्राई कर पाओगे और जल्दी क्वेश्चंस हो भी जाएंगे आपके। फिर ये मैंने आपके सामने 3 नए क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x नंबर्स आर इन जीपी। इसमें आपसे ये 3 नंबर दे रखे हैं और x की वैल्यू पूछी गई है। तो ये भी एक ही जैसा ये कॉन्सेप्ट है। मैं एक बार कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा दूं। अगर आपको 3 नंबर जो है वो जीपी में दे रखे हैं, तो जीपी का मतलब होता है उनका कॉमन रेशियो सेम होगा। तो अगर 3 नंबर जीपी में है तो आप लिख सकते हो सेकेंड अपॉन फर्स्ट से वही आंसर आएगा जो थर्ड अपॉन सेकेंड से आएगा। तो आपकी ये कंडीशन होती है जीपी की कि अगर 3 नंबर जीपी में है तो सेकेंड अपॉन फर्स्ट करने पर इक्वल टू में आना चाहिए थर्ड अपॉन सेकेंड। इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये आपका रिजल्ट बन जाता है जीपी की कंडीशन। अगर कहीं पे भी आपको लिखा है कि 3 नंबर्स अगर जीपी में है तो आपको मिडिल वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट करना होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है ये 3 नंबर जीपी में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मिडिल में ये नंबर है तो आप लिखोगे मिडिल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट, है ना। ये आपका क्या रिजल्ट बन जाएगा कि मिडिल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट। तो मिडिल का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, तो आप लिखोगे इस क्वेश्चन के हिसाब से 5/6 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट हो गया 1 प्लस एक्स और यह आ जाएगा 13/18 प्लस एक्स। इसका एलसीएम ले लें तो बन जाएगा 5 प्लस 6x का होल स्क्वायर अपॉन आएगा 36 इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया। इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा एलसीएम लेने पर वो आपका, तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो आपको इसमें भी 18 एलसीएम आ जाएगा। तो लिखोगे 1 प्लस एक्स और यहाँ आएगा 13 प्लस 18x अपॉन में 18। ये 18 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो बन जाएगा, इसको ओपन कर लेते हैं स्क्वायर को, तो बन जाएगा 25 प्लस 36x स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 60x इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ से आएगा 1 प्लस एक्स और 13 प्लस 18x। इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 13 प्लस 13x प्लस 18x प्लस 18x स्क्वायर। ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 26 प्लस 26x प्लस 36x प्लस 36x स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा 25 प्लस 36x स्क्वायर प्लस 60x। अब दिख रहा है 36x स्क्वायर 36x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ठीक है। जो 60 वाला पार्ट है उसको इधर भेज दिया
और 26 को इधर भेज दिया, तो आपका बन जाएगा 25 माइनस 26 इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 62x माइनस 60x, तो आ जाएगा -1 इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू यहाँ पर -1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि x की वैल्यू फाइंड करो जिससे ये 3 नंबर्स जीपी में होंगे। तो मैंने जीपी की कंडीशन लगा के सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद अपना अगर सही सॉल्व करते रहोगे तो आपका सही आंसर -1/2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 7 के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 वाले क्वेश्चन में आपको टर्म की बात की जा रही है। फिर से क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़ोगे, उसमें उन्होंने क्लियर दे रखा है कि pth, qth एंड rth टर्म ऑफ जीपी आर abc रिस्पेक्टिवली, देन आपको रिजल्ट प्रूव करना है। तो आपको इन्होंने पर्टिकुलर टर्म दे रखा है, तो आपको मैंने बताया जब भी आपको टर्म दिया होगा तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो लेके चलना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 8 के लिए कि सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो लेके चलें। तो हम लोगों ने ले लिया, लेट इसका फर्स्ट टर्म जो है वो कैपिटल ए है और इसका कॉमन रेशियो जो है वो स्मॉल आर ले लिया। ठीक है, अब ये लेके चलेंगे तो अब इसमें बोला गया फिफ्थ इसका pth टर्म ए है, qth टर्म आपको b दे रखा है और rth टर्म c दिया है। इन्होंने दिया है कि pth टर्म a है, qth टर्म b है, rth टर्म c रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रम से आपको लेके चलना है। अब आपको मालूम है pth टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, a इंटू आर की पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू a आएगा। qth टर्म का बन जाएगा a इंटू आर की पावर q माइनस 1 b आ जाएगा। इससे a इंटू आर की पावर, अब यहाँ पे ये r स्मॉल है तो इसको कैपिटल लेके चलना आप यहाँ पे, तो कैपिटल मैंने चेंज कर लिया, ये सारे कैपिटल लेटर बना लिया। ठीक है, तो बन जाएगा r माइनस 1 इक्वल टू c। ठीक है, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा स्मॉल r ये था, कौन सा स्मॉल r दूसरा था, इसलिए कैपिटल और स्मॉल r में लेके चलना है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट टर्म ऑफ इसको कैपिटल लेटर्स में ले लिया। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1, ये इक्वेशन सेकेंड और ये हमारी इक्वेशन थर्ड। अब हमें क्या प्रूव करना है, उसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे। तो जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। तो उसके लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है a पावर में q माइनस आर, b पावर में r माइनस p और c की पावर में p माइनस q। तो a की वैल्यू आप पुट कर लो, तो लिख दिया यूज इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इनका यूज करोगे तो a की जगह पे आ जाएगा a इंटू आर की पावर p माइनस 1 होल पावर q माइनस आर, b की जगह आएगा a इंटू आर की पावर q माइनस 1 होल पावर r माइनस p, और ये बन जाएगा a इंटू आर की पावर r माइनस 1 होल पावर p माइनस q इक्वल टू हमें फाइंड करना है। अब आप इसको ब्रेक करोगे तो a टू दी पावर में क्या आएगा q माइनस आर, और कैपिटल R की पावर आएगा p माइनस 1 और q माइनस आर। यहाँ से आएगा a टू दी पावर में r माइनस p और r की पावर में आएगा q माइनस 1 r माइनस p। इसी टाइप से इसको ब्रेक करोगे तो a टू दी पावर p माइनस q, r की पावर में r माइनस 1 और p माइनस q। अब आपको दिख रहा है हमारे पास में a जो है वो तीन पोजीशन पे आ रहे हैं, एक ये एक ये एक ये। तो a की पावर जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती हैं। तो q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस q। ठीक है, और r की भी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो ये पहला पावर आ जाएगा p माइनस 1 और q माइनस आर प्लस ये बनेगा q माइनस 1 r माइनस p। ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा r माइनस 1 और p माइनस q। अब आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में ये जो पार्ट है इसमें r r कैंसिल हो रहा है, p p कैंसिल हो रहा है, q q कैंसिल हो रहा है। तो a टू दी पावर क्या हो गई 0, और ये r के लिए सॉल्व करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा p से मल्टीप्लाई किया तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। ठीक है, प्लस q से मल्टीप्लाई करोगे पहले तो आर क्यू माइनस पी क्यू, माइनस 1 से करोगे तो माइनस आर प्लस पी, फिर हम r से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, तो आप देख रहे हो इसमें भी हमारा क्यू क्यू कैंसिल हो गया, पी और पी कैंसिल हो रहा है इसमें। ठीक है, आर जो है आर से कैंसिल हो गया, यहाँ पी क्यू लिखा हुआ है तो ये पी क्यू हमारा, ये पी क्यू कैंसिल हो गया, यहाँ से पी आर से कैंसिल हो गया, यहाँ आर क्यू से कैंसिल हो गया।
तो दोनों ही जगह e टू दी पावर 0 r टू दी पावर 0 मिल रहा है, और किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर 1 आ जाता है, तो आंसर इसका 1 आएगा, जो कि राइट हैंड साइड में आपको प्रूव कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो आप देख रहे हो इस क्वेश्चन नंबर 8 में भी केवल टर्म दे रखे थे, तो टर्म के अकॉर्डिंग आपने फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो आर लेके जो इन्होंने बोला था वैल्यूज निकाल दी, लेफ्ट हैंड साइड में उन वैल्यूज का यूज कर लिया, और उसके बाद कैलकुलेशन करके हम लोग उसके राइट हैंड साइड को लेके कैलकुलेट आराम से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इसमें आपको दे रखा है p प्लस क्यूएट टर्म ऑफ gp इज स्मॉल m एंड p माइनस क्यूएट टर्म इज स्मॉल n, फाइंड वैल्यू ऑफ pth एंड qt। ये बेसिकली को जो क्वेश्चंस है यहाँ पे, इस जैसा क्वेश्चन हमने पहले भी अभी बता चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, इसकी कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी थी। मुझे लग रहा था कि तुम लोग जब घर पे प्रैक्टिस करोगे तो फंस जाते हो इसमें क्वेश्चंस में, और कई बार बच्चे मुझसे बाद में पूछते हैं, तो मैंने इस क्वेश्चन को उठा लिया। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 2 टर्म है, तो सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस एज्यूम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हम लोगों ने ले लिया, लेट इसका फर्स्ट टर्म जो है वो इस कैपिटल ए है, ठीक है, और इसका कॉमन रेशियो जो है वो हमारा कैपिटल आर है। अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया p प्लस क्यूएट टर्म, तो p प्लस क्यूएट टर्म आपको दे रखा है m, तो यानी कि इसकी वैल्यू निकालें तो क्या बन जाएगा a इंटू आर की पावर p प्लस क्यू माइनस 1, जो भी यहाँ टर्म लिखते हैं उससे कम करके लिखते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी टाइप से इसका दिया है p माइनस क्यूएट टर्म n दे रखा है, तो उसको लिखेंगे a इंटू आर की पावर p माइनस क्यू माइनस 1 n, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर ले रहे हैं, तो फर्स्ट को हम लोग सेकेंड से डिवाइड करेंगे, तो बनेगा a इंटू आर की पावर p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन a इंटू आर की पावर p माइनस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू m अपॉन है, a कैंसिल हो गया, r की जगह पे आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1, नीचे से पावर जाएंगे ऊपर तो साइन चेंज होके वो माइनस में हो जाती है, तो साइन चेंज हो जाएगा सभी, इज इक्वल टू m अपॉन है। तो आपको दिख रहा है इसमें p हमारा कैंसिल हो रहा है और ये 1 भी कैंसिल हो रहा है, तो r की पावर 2q इज इक्वल टू m अपॉन n, r की वैल्यू बन जाएगी m अपॉन n होल पावर 1 अपॉन 2q। ये आपका क्वेश्चन जो है ये r निकालना है। अब इसमें क्या है, बहुत से लोग जो है बुक्स वगैरह आप देखोगे, डिफरेंट बुक्स हैं आपके, और भी लोग आपके फ्रेंड लोग सजेशन देंगे कि इसका स्मॉल ए भी निकालो, तो स्मॉल ए निकालने में क्वेश्चन अगर आप आर की वैल्यू इन दोनों में किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे और स्मॉल ए निकालोगे, तो उसमें आपको टाइम बहुत बर्बाद होगा, उसमें आपका बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। उससे बचने के लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। आपको सीधे बोला गया pth टर्म निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि हमें जो फाइंड आउट करना है वो हमारा है pth टर्म। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, तो pth टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, a इंटू आर की पावर p माइनस 1। ठीक है, यानी कि आपको इसमें q का कोई टर्म नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे उठाएंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन को। तो इक्वेशन 1 में हम थोड़ा चेंज करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने इसको इक्वेशन 1 को लिख दिया a इंटू आर, और यहाँ से q अलग कर लिया, तो p माइनस 1 इंटू आर की पावर q अलग कर लिया। मतलब मैंने क्या किया, यहाँ q हमारा प्लस में था, तो हमने r की पावर में उसको अलग लिख दिया। तो आपको मालूम है अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो वापस p प्लस क्यू माइनस बन जाएगा, लेकिन हमने थोड़ा चेंज करके इसको q को अलग कर लिया। q अलग क्यों किया, क्योंकि हमें pth टर्म निकालना है तो उसमें q नहीं है, ठीक है, इसलिए कर लिया। ये आपका इक्वल टू mk हो गया। अब आपको ये मालूम है ये जो रिजल्ट है ये किससे मैच कर रहा है, pth टर्म से, तो इसको लिख देंगे pth टर्म, r की वैल्यू पुट कर देंगे, r आप निकाल चुके हो। ठीक है, तो r की वैल्यू आपको कितनी मिली थी, m अपॉन n पावर में 1 अपॉन 2q, और होल पावर कितना है q इज इक्वल टू m। तो आपका ये पार्ट आ गया pth टर्म इंटू यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, q हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो लिख सकते हो रूट m अपॉन रूट n इज इक्वल टू m। ठीक है, ये आपका रूट इससे कैंसिल हो गया, तो रूट m यहाँ बचेगा, तो आपका pth टर्म डायरेक्ट निकल आएगा रूट m इंटू रूट n, इसको कंबाइन करके लिख देंगे m इंटू n। ये आपका एक आंसर बहुत आसानी से निकला है। तो ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत सारे क्वेश्चंस में इसकी अगर मदद से आप ऐसे करोगे क्वेश्चंस में तो बहुत टाइम बचेगा। अदरवाइज आप कैपिटल आर की वैल्यू आप पहले इन दोनों में एक इक्वेशन में रखोगे, फिर आपको स्मॉल कैपिटल ए मिलेगा, फिर आप कैलकुलेशन में ए की वैल्यू भी रखोगे pth टर्म निकालने के लिए और आर की वैल्यू भी रखोगे, फिर कैलकुलेशन करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसमें आप देख रहे हो कितने आसानी से हमारा रिजल्ट आ गया।
अब इसी के बाद इसमें आपसे पूछा गया क्यूएथ टर्म, तो सेम प्रोसेस आपको यही करना था। क्यूएथ टर्म के लिए क्या बनता है, a इंटू आर की पावर p, यहाँ बन जाएगा q माइनस 1। तो आपको दिख रहा है इक्वेशन 1 में, अब हम अलग किसको करेंगे, p को अलग करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फिर से हमने वही काम किया, a अलग कर लिया, r में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि r में से p को अलग कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ से, आपने देखा कि हमें q की रिक्वायरमेंट है, p की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो p को अलग कर लिया। तो r और यहाँ पे p को अलग करके लिख दिया q माइनस 1 इंटू आर की पावर p इज इक्वल टू m आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये आपका टर्म क्या बन गया, यहाँ पे ऊपर वाले के हिसाब से क्यूएट टर्म आ जाएगा। तो क्यूएट टर्म r की वैल्यू रख देना, तो r की वैल्यू कितनी थी, m अपॉन n होल पावर 1 अपॉन 2q और होल पावर आ जाएगा p इज इक्वल टू m, ठीक है। तो आपका यहाँ से क्यूएच टर्म क्या बन गया, इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा m पावर p बाई 2q, और मैंने इसको अलग अलग कर दिया, m और n को अलग अलग ब्रेक कर लिया और ये पावर्स मल्टीप्लाई कर ली, तो p अपॉन 2q इज इक्वल टू m आ जाएगा, ठीक है। तो tq इज इक्वल टू आएगा n की पावर p बाई q, p बाई 2q, ये मैंने इधर भेज दिया इसको, इंटू m अपॉन, ये डिवीजन में आएगा तो m की पावर p अपॉन 2q, ठीक है। अब आप इसको पावर को नीचे लाओ, तो m की पावर p अपॉन 2q और ये आएगा m की पावर p अपॉन 2q माइनस 1, ठीक है। ये आपका क्यूएच टर्म आ जाएगा। तो दो टर्म इसमें आपसे पूछे गए थे, तो आप देख रहे हो कि दोनों ही टर्म आसानी से इसमें कैलकुलेट हो गए, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर जो रिजल्ट्स हैं, हमने 9 क्वेश्चंस के लिए इसको डिस्कस किया है, 9 क्वेश्चन तक हमने इसको डिस्कस किया है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं, बहुत सारी बुक्स जो हैं उसमें इस क्वेश्चन का आंसर ये ना लिख के केवल यहाँ पे भी छोड़ देते हैं, इस जगह भी लिख देते हैं। मतलब ये आंसर इस तरह से लिख देते हैं कि इसका क्यूएट टर्म आएगा, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ था m इंटू, इसको लिख देंगे n अपॉन p, n अपॉन m पावर p अपॉन 2q, तो ऐसे लिख देते हैं। तो ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है, तो आप जरूरत नहीं कि आंसर इसी फॉर्म में लिखो, आप यहाँ से ही चेंज करके ये लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा जो आज का लेक्चर था वो हमारा nth टर्म ऑफ जीपी के लिए था, या 3 टर्म जीपी में हो तो क्या रिजल्ट बनते हैं, इस पे आप प्रैक्टिस करोगे। जो हमारा नया लेक्चर होगा वो सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी के लिए होगा, और आगे ज्योमेट्रिक मीन भी है इसमें, इस टाइप के अपने आगे लेक्चर में मिलते रहेंगे। आज के लेक्चर के हिसाब से जो आपको पीडीएफ सीट मिली है उसके आप क्वेश्चन ट्राई करना, और हमसे इसके जो डाउट्स हों वो व्हाट्सएप पे डिस्कस करना इसके बारे में, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतने ही लेक्चर में है, आप इस पर अच्छी तरह से इसके क्वेश्चंस को नोट्स बना लेना, पहले सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करके सारी थ्योरी को एक नोट्स बनाते चलना, उसके बाद अपनी पीडीएफ सीट को आपको सॉल्व करना।